चंडीगढ़ में बैलेट पेपर के ऊपर लिखवाकर चंडीगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी के लोगों के द्वारा सत्ता काबिज की गई और वो सारा का सारा टीवी के सामने हो रहा था और पूरा का पूरा रिकॉर्ड टीवी में आ गया। सारी दुनिया के लोगों ने ये देखा कि किस तरह से चुनाव में धांधली करके, चुनाव में घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण चंडीगढ़ के चुनाव में दिखाई दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को ऐसे मानता हूं कि यह एक 2024 में होने जाने वाली, जो आने वाले समय में जो 2024 को लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में चुनाव जीतने के लिए किस तरह से धांधली और घोटाला होने वाला है, इसका संकेत मिल गया है। पिछली बार 2019 के चुनाव में बीजेपी को 37.7% वोट पड़े थे। इसका मतलब यह है कि 62.3% वोट अपोजिशन पार्टी को मिले थे। तो फिर अपोजिशन पार्टी चुनाव क्यों नहीं जीती? तो अपोजिशन पार्टी के लोग यूनाइटेडली चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बिखरे हुए थे और इस वजह से वो चुनाव हार गए थे। इस बार जो बिखरे हुए लोग थे वो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो गए। ऐसा होने की वजह से 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में ये लड़ाई है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी के चुनाव जीतने की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग चुनाव जीत सकते हैं। और चुनाव जीतने का तरीका क्या होगा, ये बात चंडीगढ़ के चुनाव में जो टीवी के सामने हो रहा था उससे पता चलता है। इंडिया गठबंधन के लोग चुनाव जीत सकते हैं, मगर वो ईवीएम के द्वारा चुनाव हार जाएंगे, इसकी ज्यादा से ज्यादा संभावना है। ऐसे परिस्थिति में भारत के जो मतदाता है उन लोगों को जगाया जाना बहुत जरूरी है, इनको समझाया जाना बहुत जरूरी है, जागृत करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चंडीगढ़ का उदाहरण देते हुए मैं ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 2024 के चुनाव में ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाला करवा के चुनाव करवाया जा सकता है, चुनाव जीता जा सकता है। इसका उपाय ये है कि सारे अपोजिशन के लोग मिलकर ईवीएम के द्वारा चुनाव ना हो, इसके लिए कोशिश करना होगा। अगर सारे अपोजिशन के लोग मिलकर सड़कों पर आंदोलन करने का काम करते हैं तो ईवीएम के द्वारा चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। और बैलेट पेपर पर चुनाव होने के बाद बीजेपी गठबंधन के चुनाव जीतने की संभावना नहीं रहेगी। एकमात्र संभावना है बीजेपी के चुनाव जीतने की, और वो ये है कि वो ईवीएम में घोटाला करे। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया,
और झारखंड के अंदर भी ये खेला करने की कोशिश हुई और तमाम राज्यों में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास भी इस बात का सबूत है कि इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले ही इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वो चुनाव जीतने वाले नहीं है और इसी वजह से वो ये सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस परिस्थिति में बड़ा बदलाव करने की जरूरत है, बैलेट पेपर पर चुनाव करवाने की जरूरत है और इसके लिए सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को आंदोलन करने की जरूरत है। बड़ा मौका है और अगर ये मौका गवा दिया गया तो वो चुनाव हार सकते हैं, ईवीएम की वजह से हार सकते हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न का खिताब दिया गया तो मैं ऐसा मानता हूं कि आडवाणी जी को भारत रत्न का खिताब देने के लिए एक बहुत बड़ा कारण, एक ही कारण पर्याप्त है कि आडवाणी जी के पास में कांग्रेस के लोग 2004 में 2009 में घोटाला करके जो चुनाव उन्होंने जीता था, इसके विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी और आडवाणी ने इसके विरोध में बयान दिया था और ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट पे लेकर गए थे। कांग्रेस के लोग आडवाणी के पास गए थे कि हमने 2 बार घोटाला करके चुनाव जीता है, आप 2 बार घोटाला करके चुनाव जीतो मगर इसके बारे में चुप रहो। मगर आडवाणी जी ने इस बात को मान्यता नहीं दी, इस बात को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि व्यक्तिगत रूप से आडवाणी जी एक ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया था। वो एकमात्र कारण, इतना बड़ा कारण उनको भारत रत्न देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। उनको कौन से कारण के लिए भारत रत्न दिया गया ये भारत सरकार जाने, मगर मैं ऐसा मानता हूं ये एकमात्र कारण के लिए भी उनको भारत रत्न दिया जा सकता। इतना बड़ा काम उन्होंने किया और उसके लिए उनको भारत रत्न देना उचित माना जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, मगर उनका व्यक्तिगत चरित्र जिस तरह से उन्होंने ईमानदारी का रखा और उस ईमानदारी की वजह से ही आज आरएसएस ने उनको साइड लाइन करके रखा हुआ है। जबकि सभी प्रकार की योग्यता के बावजूद भी उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए था और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी तबीयत खराब थी, तबीयत भी ठीक थी, इसके बावजूद भी उनको अवसर आरएसएस के लोगों ने नहीं दिया और उसके जगह नरेंद्र मोदी को अवसर दिया। निश्चित रूप से ये एक गंभीर बात है और इस गंभीर बात के बारे में भी भारत के अंदर चर्चा का विषय होना चाहिए और इस पर चर्चा किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैंने कई महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें कवर करने की कोशिश की और इस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए, तो इस पर लोग विचार करें, ऐसी मैं आशा करता हूं। धन्यवाद।